एनिमल एथिक्स में हम एनिमल राइट्स की बात करते हैं, यानी पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं। भाई जैसे हमारे अधिकार ऐसे पशुओं के भी अधिकार हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन अधिकारों को, उनके अधिकारों का भी ध्यान रखें, बट इन जनरल रखा नहीं जाता है। जैसे जहां तक एनिमल सेक्रीफाइस की बात है, ये रिलीजन में बहुत अच्छा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। धर्मों में बहुत अच्छा है और दुनिया के लगभग सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में है। कहीं डायरेक्टली है तो कहीं इनडायरेक्टली है। जैसे अगर हम जैनिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो वहां जीव हत्या पाप बताया गया है, बट जैनिज्म में भी 14% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना, मांसाहारी हैं। अब जो मांसाहारी है वो भी कहीं ना कहीं तो जीव हत्या कर ही रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस एनिमल सेक्रीफाइस के कहाँ ज्यादा है उसकी बात करूं, तो इस्लाम में यानी मुसलमानों में थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई देगा, अदरवाइज दुनिया के हर धर्म में है। इन हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि हमारे देश भारत में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर है, ठीक है, हजारों ऐसे टेम्पल और मंदिर है जहां पर हमें एनिमल सेक्रीफाइस दिखाई देता है। बुद्धिस्ट में वो उसी कॉन्सेप्ट में है। अगर मैं नॉनवेज की बात करूं तो सीधे सीधे नहीं है, बट इन जनरल आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप बुद्धिज्म की बात करते हैं, चाइना आपका एग्जाम्पल है। चाइना तो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री है, क्या नहीं खाते चाइनीज लोग, सब कुछ तो खा जाते हैं। वो भी खाते हैं जिसके बारे में आपके और मेरे लिए सोचना मुश्किल होगा, संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां पर रोज एनिमल सेक्रीफाइस होता है, रोज पशुओं की बलि दी जाती है। आप भारत में, साउथ तो छोड़िए, साउथ तो बाद में जाएंगे, आप गुवाहाटी में, असम में, नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, बिहार में, यूपी में जो गोरखपुर है जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, यूपी में गोरखपुर के पास में एक मंदिर है, वहां भी एनिमल सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। बाकी तो पूरा साउथ में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भरा हुआ है, खूब है, समझ में आपको। तो अगर मैं इस एनिमल सेक्रीफाइस की बात करूं तो ये आपको धर्मों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि एथिकली रॉन्ग है, गलत है, नैतिक रूप से गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन हर बार हर चीज नैतिकता के हिसाब से चले तो ये सही नहीं है। तो कभी भी ये कहना कि इस धर्म में ये सारी समस्याएं हैं, उस धर्म में समस्याएं हैं, ये ठीक नहीं है। वो समस्याएं हर जगह है, हाँ, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जो देखो, चोरी चोरी होती है, 10 रुपए की चोरी करो या 10 करोड़ की चोरी करो, सजा तो मिलनी ही है ना, गलत तो गलत है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मुद्दा है, भारत में कई बार इसको लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। वेज एंड नॉन वेजिटेरियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दिया था, हिंट दिया था। आज थोड़ा सा बेसिक चीजों को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, कायदे से समझ लीजिए। हमारे देश भारत में 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 71% लोग नॉन वेजिटेरियन, राउंड फिगर में आप इनको, ठीक है, 70% भी कह सकते हैं। यानी मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 30% लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं। इस 30% में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि 10 से 12% है, इस 30% का, जो कि एगेटेरियन है। एगेटेरियन उसको बोलते हैं अंडा वाले, ठीक है ना, जो कि जो ठीक है, हम वो क्वेश्चन में लिख रहे हैं क्या है। मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, लॉजिकली आप खुद अपने अपने दिमाग लगाइए, अपने दिल से पूछिए कि क्या वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एगेटेरियन की। जो एगेटेरियन है वो जो अंडा खाते हैं वो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, यानी वेजिटेरियन। भाई ऐसा कौन सा पेड़ है, कौन सी ऐसी खेती है जहां पर अंडे निकलते हैं, मुझे आप बता दो। आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक है, यस आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज मार्केट में ऑर्गेनिक एग भी अवेलेबल है। लेकिन मुझे वो बताओ, आप जो अंडा आप यूज कर रहे हो वो अंडा ऑर्गेनिक ही है या मुर्गी से आया है, कैसे पता आपको? भाई जरूरी थोड़ी कि ऑर्गेनिक ही होगा, मुर्गी से भी तो आ सकता है ना। तो जिस अंडे को मुर्गी ने दिया है वो शाकाहारी कैसे हो सकता है? आई नो वेरी वेल, यू नो, आप ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो शाकाहारी मानते हैं खुद को लेकिन अंडा खाते हैं। ठीक है, चलो, उनका मानना है, उनका अपना भरोसा और विश्वास है। बात क्यों हो रही है? एक्चुअली बात यह है कि इसके बिहार पर हमने एक विचार बना लिया, हमने एक सोच बना ली कि जो मांसाहारी होते हैं वो बड़े खराब लोग होते हैं। मतलब शाकाहारियों में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन को गलत मानता है, ठीक नहीं मानता। उनका कहना है दुष्ट है, पापी है, अनैतिक काम करते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं फिर। अगर हम ये मान लें कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो गलत है, वो अनैतिक काम करते हैं, पहली बात तो वैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए मान लें कि अनैतिकल काम करते हैं, तो जो शाकाहारी है यानी जो वेजिटेरियन है वो भी कुछ कम अनैतिकल नहीं है, कम अनैतिक नहीं है, वो भी उतने ही बड़े दुष्ट और पापी है जितना कि एक मांसाहारी। कैसे?
देखो, वो सारे शाकाहारी या वेजिटेरियन जो मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो दूध या दूध से बनी हुई चीजों का उपयोग करते हैं, वो अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं, दही का करते हैं, बटर का करते हैं और पनीर का, यानी आपको शाकाहारियों में भी 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं उसके दोषी है ना, जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि कोई भी गाय और भैंस जो दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है, ना कि आपके और मेरे लिए। उसके दूध पर सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे का अधिकार होता है, ना कि आपका और मेरा। ठीक है, मैं वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ, है ना, और नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, दोनों ही हूँ। ठीक है, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, ना ही मुझे कभी कोई किसी बात की टेंशन है, ना ही मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। मुझे जो मिल जाता है मिल जाता है, मतलब जो चीजें है ना ऑथेंटिक है, खानी चाहिए। तो वेजिटेरियन भी खूब खाता हूँ, सब्जियों से बहुत फायदा मिलता है बॉडी को, बहुत सारे प्रोटीन विटामिन है ना आपकी बॉडी को मिलते हैं। स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको अपनी डाइट में इंसान को शामिल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मुझे नॉनवेज मिलता है तो मैं वो भी खा लेता हूँ। एक एक महीना कई बार ऐसा होता है, हम बाहर होते हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस पर चले जाते हैं कि वहां पर वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो पूरा पूरा महीना हो जाता है हम नॉनवेज नहीं खा पाते। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो वो आपको ना सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना आना चाहिए। सी ध्यान रखेंगे, दुनिया की कोई भी माँ, ध्यान रखेंगे, वो जो भैंस और जो गाय है ना उसके भी बच्चे, वो भी किसी की माँ है। किसी भी माँ के दूध पर सिर्फ उस बच्चे का अधिकार होता है और किसी का नहीं होता है। हम उसके बच्चे को लात मार करके उसके बछड़े को हटा देते हैं, उसको चारे पर लगा देते हैं और उसके दूध का इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हो गए? अनैतिक है, ये भी अनैतिक है, ये ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है, एक वीगन्स आपने नाम सुना होगा, वीगन करके एक ग्रुप है। अभी कुछ लोग अपने आप को वीगन क्लेम करते हैं कि हम वीगन हैं, हालांकि वो बहुत कम है। लाखों में कुछ चंद लोग आपको मिलेंगे, 10 20 50 लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, 10 2 4 5 लाख में ऐसा मिलेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, यानी वो दूध या दूध से मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो तुलनात्मक रूप से अपने आप को कह सकता है कि वो नैतिक है, हालांकि समस्या वहां भी आएगी, वहां भी फंसेगा। भाई वो दवा का तो इस्तेमाल करते ही होगा ना कभी कभी। तमाम प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया था। अब ये देखो आपके सामने खुलासा हुआ है रिसेंटली, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, बाबा रामदेव का जो एक टूथपेस्ट आता है, भारत के आज लाखों घरों में उनका टूथपेस्ट यूज किया जाता है, दंत कांति, उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट पाया गया है, यानी उसमें जीव और जंतुओं के अंग और उनका फैट, उनकी चर्बी पाई गई है। अब क्या करोगे आप, कितना बचोगे आप, बताओ। बट ये है कि हाँ वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जितना हो सके हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, हाँ रिपोर्ट में है, गूगल करके आप देख लीजिए, पतंजलि के तो कई प्रोडक्ट फेल हो चुके हैं। उसका जो शहद है कितनी बार फेल हो चुका है, हनी, उसमें शहद कम है चीनी ज्यादा है। ठीक है ना, कई ऐसे प्रोडक्ट है, बट ठीक है चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उस नजरिए से भी तो गलत है। तो कभी भी किसी को उसके खाने के आधार पर उसके बारे में राय बनाना कि क्या सही है क्या गलत है, ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी काऊ पर भी बात करूंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, उस पर भी बात होगी। वो कह रहा है कि सर गाय के बारे में क्या वो गलत है या क्या सही है, वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खाने के आधार पर किसी को कहना कि ये सही है गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबका अपने अपनी फूड हैबिट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी सरकार, कोई भी संविधान ये तय नहीं करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हैबिट है। हाँ, आपके खाने से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके खाने से किसी को परेशानी नहीं। वीगन का मतलब होता है, आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, इसलिए बार बार आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं कितनी बार बोलता हूँ। ठीक है, ध्यान आपका कहीं और रहता है। वीगन्स वो लोग हैं जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है, यानी वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूध से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो दूध का इस्तेमाल नहीं करते, पनीर का नहीं करते, दही का नहीं करते, घी का नहीं करते, बटर का नहीं करते, क्योंकि ये सब बनते तो दूध से ही है ना, समझ रहे आपको। उनका ये कहना है कि ये भी गलत है, और हाँ है, बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ। तो वो अपने आप को थोड़ा और ज्यादा शुद्ध शाकाहारी या वेजिटेरियन में रखते हैं और नैतिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यार सच्चाई तो ये है कि अगर हम आज से हजारों साल पीछे जाएं, समझ में आपको, अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि कौन वेजिटेरियन था कौन नॉन वेजिटेरियन था, तो हकीकत ये है कि आपके हमारे सबके पूर्वज, सबके एंसेस्टर कभी ना कभी
नॉन वेजिटेरियन ही थे। आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बट आपके करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एग्रीकल्चर का इन्वेंशन जब से हुआ, भाई वेजिटेरियन तो तब से है ना जब कृषि का आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ। आप खुद जानते हैं कि इंसान जंगलों में रहता था, शिकार करके खाता था। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासी जीवन जी रहे हैं, वो सिविलाइज नहीं हुए, उनका विकास नहीं हो पाया, सभ्य नहीं हो पाए। वो जानवरों का शिकार करता था और उसे वो खा लेता था, है ना। जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तभी से तो वेजिटेरियन और शाकाहारी और मांसाहारी का झगड़ा शुरू हुआ कि ये शाकाहारी है मांसाहारी। हाँ, ये अलग बात है कि उस जमाने में हमारे पास विकल्प नहीं था, हम उतने सभ्य नहीं थे। आज हमारे पास ऑप्शन है तो हमें उसका चुनाव कर लेना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी की भावनाएं, किसी की आस्थाएं आहत हो। इसको करना हमारे लिए वो ठीक नहीं है। हमारा एथिक्स, हमारी नैतिकता ये नहीं कहती कि हमारे खाने से हम किसी की भावनाओं को आहत करेंगे। ठीक है। सी, अब जहां तक गाय की बात है, यानी काऊ की बात है, ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में गाय को माता की पदवी दी गई है, माता माना गया है और सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, पूजते हैं, बहुत लोग पूजा भी करते हैं। तो पहले तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, वो जितने भी मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं भारत में या पूरे विश्व में, भारत के अलावा विश्व में तो बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में जितने वेजिटेबल्स भारत में खाई जाती है, जितनी सब्जियां, जितने वेजिटेरियन भारत में, उतने कहीं नहीं है, ध्यान रखेंगे। और दुनिया में अगर कहीं है भी तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय है, भारत से ही पहुंचे हैं वो लोग, उन्होंने ही सिखाया उनको। क्योंकि हम लोग तो आलू को भी तड़का लगा करके, मसाले मिला करके इतना टेस्टी बना देते हैं ना कि लोग उसको भी, प्लेट को भी चाट चाट के खा जाते हैं, ऐसे खाएंगे। ठीक है। मैं जितने भी मांसाहारी है उन लोगों से मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट होती है कि जब एक एनिमल, एक जानवर के साथ किसी समुदाय की आस्था और विश्वास बंधा हुआ है तो उसे छोड़ दीजिए ना भाई, क्यों उसके पीछे पड़े हैं आप? आपके पास, आपको खाना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बफेलो का मीट यूज कर सकते हैं, आप भैंस का मीट यूज कर सकते हैं, आप बकरे का मीट खा सकते हैं, मटन, आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, बहुत ऑप्शंस है। आप उसके पीछे मत पड़िए। ये तो बात है सिर्फ झगड़े को खत्म करने वाली, ध्यान रखेंगे। अगर हम झगड़ा खत्म करना चाहें, विवाद खत्म करना चाहें, क्योंकि अभी मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आगे कुछ दिन बाद, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, काउ विजिलेंटी, गौ रक्षक। आज हमारे देश भारत में गौ रक्षक का उदय हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि साहब इसने गाय को मारा इसलिए हम इसको मार रहे हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपने देखे। आज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भारत सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए आज अधिकार है ना, उसके लिए कानून बनाया है, लॉ लाई है। मैं मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ, यानी मॉब हत्याओं की बात कर रहा हूँ। तो उसके जो कई कारण है उनमें से एक कारण गाय भी है, काउ भी है। बात समझ मेरे आपको? आप छोड़ दीजिए उसको आप अवॉइड करिए, ये तो झगड़ा खत्म करने वाली बात है। लेकिन अब एक सवाल है कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ एक समुदाय, कम्युनिटी की जिम्मेदारी है? उसमें तो सभी की जिम्मेदारी है ना। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ओपन गाय को काटते हैं, रोड पर रख करके बेचते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, आसाम में, आप जाके देखो ना, आपको समझ में आएगा। साउथ इंडिया, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसको अभी को अदरवाइज नहीं लेना, आपको अभी गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। शॉप का नाम लिखा होता है श्री कृष्णा फ्रेश बीफ शॉप। व्हाट इज दिस? क्या है ये? श्री कृष्णा शॉप का नाम है। जाके आप बंद कराओ ना, उनको बोलो कि ये ठीक नहीं है, उनको नहीं फर्क पड़ता कोई। वो लोग कहते हैं भाई हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, भगवान अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह है और जीव और जानवर अपनी जगह है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपके जंगल को बता दूं कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में बीफ निर्यातक देशों में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और ब्राजील के बाद में। अब इसमें बीफ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे। बीफ का सीधे मतलब होता है जो बड़े जानवर होते हैं, एनिमल, उनका मीट। चिकन का मतलब है मुर्गे का मीट, मटन का मतलब है बकरे का मीट या बकरी का मीट, और फिश का मतलब है मछली का मीट, है ना। और बीफ जब वर्ड यूज करते हैं, बीफ का मतलब होता है जो एक थोड़े ठीक ठाक विशालकाय जानवर होते हैं, जिसमें बफेलो आती है, भैंसे आती है और काऊ भी आते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर वो तो बफेलो का मीट होता है, भैंसों का जो एक्सपोर्ट होता है। आई एग्री, होता है, बट उसमें काऊ का भी तो होता है ना। आप जाके देखो, और आप कंपनीज के नाम सर्च करिए। ये भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है अल कबीर, उसके नाम पर मत जाइए, उसका मालिक कौन है गूगल करके देख लीजिए। इन सब के मालिक कौन है उसको देख लीजिए आप। नाम है अल कबीर और मालिक पता है
कौन है? तो कोई तिवारी जी है, कोई शुक्ला जी है, कोई गुप्ता जी है, कोई मिश्रा जी है, ये लोग मालिक है। वो खुद बोलते हैं, उनके वीडियोस अब देखो, उन्होंने कहा कि धर्म अलग चीज है, व्यापार अलग चीज है, धर्म को व्यापार के साथ मर्ज मत करो, उसके साथ मत मिलाओ। तो भैया इस चीज को भी समझने की जरूरत है ना। पॉलिटिकली हम खाली उन सब चीजों में फंसे रहें और हमारे पॉलिटिशियन राजनेता हमें लड़वाते रहें, वो चीज ठीक नहीं है। अगर हम गाय को माता मानते हैं तो वो तो सबके लिए माता होनी चाहिए ना, वो हर जगह होनी चाहिए। झारखंड में आज भी गाय कटती है, हमें रोकना चाहिए ना। बिहार में आज भी गाय कटती है, बंगाल में खूब गाय कटती है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कटती है, साउथ इंडिया में कटती है, कश्मीर में कटती है। सिर्फ कुछ 4-5 हिंदी बेल्ट, हाँ यूपी, जब से योगी जी आए हैं बहुत कंट्रोल किया है योगी जी ने, नो डाउट। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, क्योंकि इतना खतरनाक कानून है कि अगर आपने गाय को काटा, उसके बाद आपको सरकार कहां कहां काटेगी ये आप समझ नहीं पाएंगे। आप ना कंफ्यूजिया जाएंगे, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपका बाइकआउट ही कर दिया है, आपको भेज दिया जाए किसी दूसरे देश में, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको हमेशा हमेशा जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखो बात को ध्यान से समझिए, ये सब फालतू की चीजें हैं, विवादित मुद्दे हैं, डिस्प्यूटेड मैटर है, हमें इन सब में नहीं फंसना, उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो मेन कोर एरियाज हैं, कुछ कोर इश्यूज हैं जिस पर हम डिस्कशंस करते हैं, बात करते हैं, उनको समझिए, जो कि एनिमल एथिक्स में स्पेशली आते हैं। फिर मैंने अभी क्या बताया, एक छोटा सा केस स्टडी पूछूंगा, एनिमल एथिक्स पर ही बेस्ड होगी, उस पर भी बात करेंगे। सी, पहला मुद्दा है इसमें जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू 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 सी, आपने शायद नाम सुना होगा। जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट इवेंट है, एक स्पोर्ट फेस्टिवल है, स्पेशली तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा ये। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस टॉपिक में कुछ बहुत ज्यादा लिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ डिस्कशन होगा। जो भी बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, उसको आप नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझ लीजिए। आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने चाहिए, फिर क्वेश्चन कभी आता है तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। ये एक प्रकार का इवेंट है, एक खेल प्रतियोगिता है, एक हम इसे फेस्टिवल भी कह सकते हैं। जैसे हमारे देश भारत में, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से हम लोग दिवाली और होली मनाते हैं, ईद और बकरीद मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, ऐसे ही ये लोग इससे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा क्रेज है इसको लेकर के, ठीक है ना। हर साल हार्वेस्टिंग के टाइम में, स्पेशली मार्च के महीने में जब फसल कटाई हो जाती है, तो जो ओपन फील्ड होती है, किसानों का जो खेत होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मैदान होता है, वहां पर एक बुल होता है। ये जो फाइट होती है ना, इसको हम बुल फाइटिंग भी कहते हैं। बुल होता है यानी एक सांड होता है, इसके साथ कुछ अनैतिकल एक्टिविटीज की जाती है, कुछ अनैतिक कार्य किए जाते हैं जो कि थोड़ा समझ से बाहर है, अनैतिक दिखाई देते हैं, इलीगल दिखाई देते हैं, कुछ मामलों में इलॉजिकल, रेशनल भी दिखाई देते हैं, ठीक है। हम कई बार इस तरह की चीजें भी इस बुल के साथ होता हुआ देखते हैं। यानी एक बुल होता है और एक ओपन फील्ड होती है, उस ओपन फील्ड में उस बुल को छोड़ दिया जाता है और सामने कुछ मीटर की डिस्टेंस पर एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को टच करने से पहले पहले कुछ लोग उस बुल को सरेंडर करा देते हैं और वो ये दिखाते हैं कि इससे बड़े बुल तो हम हैं, हम ज्यादा इससे ताकतवर हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके साथ और भी कई चीजें होती हैं। वो लोग उस बुल को शराब भी पिलाते हैं, वाइन का सेवन कराते हैं, पूरा बाल्टी भर के उसके सामने शराब रख देते हैं, ताकि शराब पीने से उसका सर चकराए, उसका सर घूमे, उसको नशा चढ़े, और ठीक है। उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। उसकी जो टेल पूंछ होती है वो पकड़ पकड़ के खींचते हैं, मरोड़ते हैं, मतलब हर एक वो काम करते हैं जिससे उसको गुस्सा आए, उसके साथ झगड़ा और लड़ाई करते हैं। अब आप सोचिए, जब ऐसा खेल खेलेंगे एक बुल के साथ, तो वो इधर उधर सींग चलाएगा, हाथ पैर मारेगा, है ना, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, उसको भी नुकसान हो सकता है, उसका हाथ पैर टूट सकता है, सींग टूट सकता है, आंख फूट सकती है, आपको भी नुकसान हो सकता है। और ऐसा हुआ है, कई मामलों हुआ है। अभी कुछ साल पहले जब एक फाइट हुई थी तमिलनाडु में, स्पेशली तमिलनाडु का ये खेल है, इसमें कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ जी, पोंगल के टाइम में होता है वो, स्पेशली अलग अलग नाम से उसको, अलग अलग, है ना, क्षेत्रों में हम फेस्टिवल को बोलते हैं, ठीक है। सी, ये जो पोंगल है इसको आप जानते हैं, अलग अलग तरीके से जाना जाता है, ठीक। अब ये लोग जब इस तरीके का खेल आप खेलेंगे, उसमें 80 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, मोर देन 80 पीपल्स को हॉस्पिटलाइज किया गया था, और एक बंदे की तो जान भी चली गई थी। इन सारी चीजों को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आप साइड में क्या लिखेंगे, पेटा। पेटा एक एनजीओ है, PATA,
टीए बेटा, पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल यानी पशुओं के, लिखेंगे पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार है। ये एनिमल के राइट्स की बात करती है। वो कहता है कि भाई वो तो एनिमल है ना, आप तो नहीं है, आप तो ह्यूमन है, इंसान है, आपको तो इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए ना उसके साथ। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्लीकट्टू को कर दिया था बैन। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की। अभी की सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है, हम आ जाएंगे यहाँ। देखो ये जो इवेंट है ये हजारों साल पुराना है वैसे तो, लेकिन जिस तरीके से, जिस पैटर्न पर ये खेला जा रहा है, आज चल रहा है 430 सालों से, पिछले अराउंड 400 ईयर से ये इसी तरीके से परफॉर्म होता आ रहा है। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारा है, क्रेज है, वहाँ बहुत तगड़ा क्रेज है इसको लेकर के। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया तो लोग सड़कों पर आ गए, भूख हड़ताल करने लगे, आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, इवन लोग रोने लगे कि इतना अच्छा हमारा इवेंट था, सरकार ने बैन कर दिया, हमारे साथ ठीक नहीं किया, गलत किया, वगैरह वगैरह। अब वहां पर चुनाव हो गए, इलेक्शन आ गए, और जब इलेक्शन आए, आप जानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और जब डेमोक्रेसी होती है तो बहुत बार इलेक्शन के टाइम में सरकारों को झुकना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन में उनको वोट चाहिए लोगों से। तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी जो राज्य की विधानसभा थी, उसमें प्रस्ताव ला करके, रेजोल्यूशन ला करके इस जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया था। ये 2017 की बात है। ठीक है, इसके बाद केस चलता रहा। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से हरी झंडी दिखा दी, यानी बहुत कुछ उठापटक हुई, कभी सही कभी गलत, बहुत कुछ हुआ। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, जो करना है करो, खेलो, बट एथिकली हमें समझ नहीं आता, थोड़ा सा ठीक नहीं है ये। इसके अलावा दूसरा एक और इवेंट आप देखते हैं, कंबाला। अब दोनों में कुछ मूल अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। जल्लीकट्टू अगर तमिलनाडु में है, तो जो कंबाला है वो कर्नाटका में है, ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटका में है, एक बेसिक डिफरेंस। दूसरा, जल्लीकट्टू में बुल होता है, तो कंबाला में बफेलो होता है, बफेलो, यानी इसमें ना भैंसा होता है, भैंसा, और इसके साथ दौड़ होती है, इसके साथ एक रनिंग होती है, दौड़ते हैं लोग, जो भैंसे होते हैं उनके साथ एक रनिंग होती है, दौड़ होती है, और उस फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें करी जाती है, पानी भरा जाता है, कीचड़ और बहुत सारा मिट्टी गंदी भरी रहती है। उस भैंसे को खूब अच्छे से नहलाते हैं, सजाते धुलाते हैं, है ना, उसका मेकअप शेकअप करते हैं, उसको शराब पिलाते हैं, उसके साथ भागते हैं। तो इस तरह के जो खेल है, उस जानवर को भी नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, ये भी ठीक नहीं है, तो इसे भी बैन कर दिया। अभी फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। ठीक है, इसके साथ जो तीसरा मुद्दा है वो है चाइनीज मांझे से जुड़ा हुआ। चाइनीज मांझा आपने अक्सर सुना होगा मार्केट में। मांझे का मतलब क्या है? मांझा होता है जिससे लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग जो उड़ाते हैं ना, उसका जो धागा होता है, डोर होती है, उसे मांझा कहते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा चाइनीज मांझा। ये बहुत डेंजर है, आज बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हमें आज सोसाइटी में और समाज में दिखाई दे रहा है, इसके नुकसान दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज मांझा क्यों कहा जा रहा है ये, कि हालांकि चाइना से नहीं आता, वो बन तो भारत में रहा है, बट स्टार्टिंग उसकी कहीं ना कहीं वहीं से हुई है। देखो पहले क्या होता था, आज से 20-25-30 साल पहले इंडियन देसी मांझा होता था कॉटन का, और वो जो मांझा होता था वो टूट जाता था, खत्म हो जाता था। ये नायलॉन का मांझा होता है, इसमें जो कांच होता है उसका कोटेशन थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं कि जो पतंग उड़ाने वाला है, चाइनीज मांझा का यूज कर रहा है बंदा, उसका हाथ तो कटेगा, नॉर्मली है, 2-4 बार हाथ कटना है। हाथ के साथ साथ इंसानों की गर्दनें तक कट गई इससे, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में घटना हुई, बिहार में हुई, दिल्ली में कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके। कैसे कैसे होता है? हाँ, वो ग्लास पार्टिकल वगैरह होते हैं उसमें कुछ उसके, जैसे सपोज आप किसी फ्लाईओवर पर जा रहे थे, आप स्कूटी पर थे, बाइक पर थे, ठीक है, अब कोई पतंग कटी हुई आ रही थी और हवा तेज चल रही थी, वो आपके गले में फंसी, कट मार दिया। मेरे अपने होम टाउन में मैंने देखा है कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं। एक बार तो एक बंदे की इतनी खतरनाक गर्दन कटी थी कि 14 टाके आए थे उसकी गर्दन में। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था, रिक्शा में बैठा हुआ, उसकी गर्दन में मांझा फंस गया, उसकी मौत होते होते बचा हुआ, उसके भी 15-20 टाके लगे थे गर्दन में। इतना खतरनाक है ये तो हुआ इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है ये, क्योंकि हम तो एनिमल एथिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमें एनिमल को समझना है। देखो जो पतंग होती है, कटने के बाद इन जनरल आप देखो पेड़ों में उलझ जाती है, हालांकि आजकल बहुत कम है, क्योंकि अब जब से मोबाइल फोन ये सब आ गया ना, पहले क्या था कि एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास, तो लोग अक्सर दिन में पूरा पूरा दिन छत पर खड़े होकर के पतंग उड़ाते रहते थे, समय व्यतीत करते थे। आज हर कोई मोबाइल में बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी है, या और बहुत चीजें आ गई हैं। तो जो पतंग कटती है, कटने के बाद वो किसी ना किसी पेड़ पे फंस जाती है, और पेड़ों पर ही पक्षी बैठते हैं, यानी बर्ड्स बैठते हैं, तरह तरह के पक्षी, उनका अपना हमारी तरह आपकी तरह घर थोड़ी होता है। जब वो वहां से उड़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि ये मांझा उनकी गर्दन में फंस जाता है, उनके गले में फंस जाता है, और वो जब उड़ने का प्रयास करते हैं तो उड़ नहीं पाते, वो टेक ऑफ
जैसे ही लेने की कोशिश करते हैं वो हैंग कर जाते हैं, लटक जाते हैं, वहीं उनकी गर्दन में फंस जाता है, फांसी लग जाती है, वो मौत हो जाती है उनकी, क्योंकि ये इतना खतरनाक मांझा है। देखो देसी मांझे में क्या होता है कि रात में ना ड्यू आता है, ड्यू यानी ओस की बूंदे आती है, ओस गिरती है, उससे वो थोड़ा कमजोर होता है और वो फिर वो टूट जाता है, अपनी चोंच वोच मारेगा वो तो तोड़ देगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, इतना डेंजर मांझा है ये। हजारों पक्षियों की मौत हो गई। जो एनवायरमेंटलिस्ट थे हमारे देश में, अलग अलग पर्यावरणविद हैं, उन्होंने सरकारों को, जिलाधिकारियों को पिक्चर्स, फोटोज भेजी और दिखाया कि देखो सर ये क्या है। यानी सवाल आया, वी आर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, हम लोग उनकी आवाज है जिनके पास आवाज नहीं है। तो फिर सरकार ने इस चाइनीज मांझे को भी बैन कर दिया, ये बैन है। और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जहां भी रहते हैं इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, खास तौर से कुछ इवेंट पर, जैसे स्पेशली 15 अगस्त, 15 अगस्त को जब हम आज़ादी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी को, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा होता है पतंगबाजी। जैसे गुजरात है, गुजरात में एक पतंग फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जब भी आप कोई बाइक चला रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतें, नहीं तो छोटी सी गलती बहुत बड़ी जिंदगी पर आपके बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा उससे हमें खामियाजा और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है। इसके साथ साथ आप बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट देखेंगे, जैसे अब सवाल है कि सर जो ये पेट है, पेट मतलब जो घरेलू पशु पक्षी होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, वो कितने सही है? एक कमेंट बॉक्स थोड़ा सा देखिए, वो कितने सही है, उनको घरों में रखना, घरों में पालना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो ध्यान रखेंगे एक बात, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, वो सारे पशु पक्षी जो भी क्रिटिकली या जो भी एंडेंजर कैटेगरी में, यानी जो संकटग्रस्त वर्ग में आते हैं, आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे, उसमें आप कई सारी लिस्ट पढ़ेंगे, रेड डाटा बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप वल्नरेबल यानी सुभेद्य है ना, उसमें आप नियर थ्रेटन, फिर थ्रेटन यानी अति निकट संकटापन, फिर संकटापन, उसके बाद आप एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये अंति संकटग्रस्त, ये अंतिम स्टेज होती है किसी भी स्पीसीज को। ध्यान रखेंगे फौना एंड फ्लोरा दोनों में होती है, बर्ड्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। किसी भी स्पीसीज को अगर आपको बचाना है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉस स्टेज है, अंतिम स्थिति है, अति संकटग्रस्त। अगर आपने उसे वहां नहीं बचाया तो अब वो जो स्पीसीज है वो समाप्त हो जाएगी, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, संकटग्रस्त वर्ग में आती है, उसको घर में रखना, उसे पालना अलाउ नहीं है, उसकी मनाही है, मना किया गया है। ठीक है, वो अलाउ नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपने देखा होगा अक्सर ऐसा करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं, वो गलत है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, ये जितने भी पक्षी हम लोग घरों में पालते हैं ना अपने, हम बर्ड्स पालते हैं, तरह तरह के चिड़ियाएं होती है, मार्केट में आप देखो कलरफुल बर्ड्स मिलती है ना, या हम तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, सब गलत है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आजादी को छीना है, उसकी फ्रीडम को। भाई अंग्रेजों का हमारे ऊपर कब्जा था, हमें समस्या क्या थी उनसे? एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारी आजादी की, हम आजाद नहीं थे, हमारी आजादी नहीं थी, हम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। प्रयागराज, इलाहाबाद, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो गढ़ है सिविल सर्विसेज का, सिविल लाइंस एरिया। ठीक है, तो जब मैं अक्सर प्रयागराज जाता हूँ और सिविल लाइंस में मैं रहता हूँ, तो मैं ना रोज घूमता हूँ उन पार्कों में और आसपास, और खूब अंदर से ना मेरे मन में गालियां निकलती है, खूब गरियाता हूँ अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश पीरियड्स में वहां लिखा हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन सिविल लाइन एरिया। सीधे सीधे लिखा था उन्होंने कि भारतीय और कुत्तों का यहाँ आना मना है, यानी भारतीय और सीना चौड़ा करके हम घूमते हैं, हमने अपने घर और मकान बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग आजाद हैं, हम फ्रीडम हमें मिल गई, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने हिसाब से हम कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। उन पक्षियों की आजादी छीनी, आप उसे खाना खिला रहे हो, आप पानी भी दे रहे हो, फिर भी गलत है। सवाल है कि क्या सर डॉग पालना एथिकल है? हाँ, कुत्ते को पालना कुछ मामलों में एथिकल है, कुछ मामलों में कैसे? जैसे आजकल आप लोगों ने न्यूज में सुना हो पिटबुल, पिटबुल को कई सारी सोसाइटीज में भारत में बैन कर दिया गया, क्योंकि जो पिटबुल है उसने अटैक किया कुछ बच्चों पर, जिससे उनको उसने मार दिया, उनको घायल कर दिया, या कुछ बच्चों की जान भी चली गई। कुत्ते को पालना इसलिए भी नैतिक हो जाता है क्योंकि जब आप किसी कुत्ते को घर में रखते हैं तो बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आप उसको बहुत हाई फाई ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फूड फीडिंग, उसकी केयर करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ठीक है,